नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आवाज का ये 4:57 PM एडिशन, आवाज समाचार का इनफैक्ट, जिसमें आपके लिए हैं ताज़ा खबरें, गर्मा गर्म खबरें चाय की चुस्कियों के साथ। तो हो जाइए तैयार। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने ली देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ। महामहिम के पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बनी। मुर्मू ने देशवासियों का जताया आभार। दोनों सदनों में हंगामा आज भी जारी। लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। कांग्रेस के 4 सांसदों को स्पीकर ने किया पूरे सत्र के निलंबित। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन दायरे में रहा शेयर बाजार में कारोबार। मिड कैप स्मॉल कैप में रही हल्की गिरावट। निफ्टी बैंक भी रहा फ्लैट। टेलीकॉम सेक्टर में नए सुधार की तैयारियां। मर्जर अधिग्रहण के नियम होंगे आसान। कंपनियों पर पेनल्टी घटाने पर भी विचार। दूरसंचार विभाग ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। पार्टी सिंबल मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट। विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसले तक चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग। शिंदे ग्रुप ने सिंबल पर किया है दावा। केरल के बाद देश की राजधानी दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, देश में चौथा मामला। द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं, वो भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। वो 64 साल की हैं। आज संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के चीफ जस्टिस NV रमणा ने उन्हें अपने पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के मंत्री के अलावा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। आइए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिससे आज के इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को आपको बताते हैं। सबसे पहले आज द्रौपदी मुर्मू पहुंची बापू की समाधि पर और उन्होंने राष्ट्रपिता को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनका काफिला संसद भवन की ओर निकला, जहां पर सेंट्रल हॉल में आज उन्हें पद की शपथ लेनी थी। तीसरी तस्वीर उसी पद की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, जहां पर निवर्तमान राष्ट्रपति भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट भी मौजूद थी, तमाम नेतागण पक्ष विपक्ष के मौजूद थे। और फिर राष्ट्रपति बनने के बाद सेना की जो तीनों कमान है, उनसे मिलकर जो उनका सुरक्षा दस्ता बना रहता है, अंगरक्षक गार्ड, उसका गार्ड ऑफ ऑनर अपने नए राष्ट्रपति के लिए उन्होंने दिया, उसकी तस्वीरें। तो ये आज की 4 बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीरें, जिसमें देश की पहली महिला और आदिवासी राष्ट्रपति ने आज अपना पदभार ग्रहण किया और ये देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने सबका जोहार, इन्हें सबका अभिवादन किया, धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे वक्त पर राष्ट्रपति बन रही हैं जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और उन्होंने कहा कि ये गरीब की बेटी इस पद पर पहुंची, एक आदिवासी महिला इस पद पर पहुंची, ये हमारे लोकतंत्र की शक्ति है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाइयां दी हैं। PM मोदी ने कहा है कि वे पूरे देश ने आज गर्व से द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए देखा है। उनका पद ग्रहण करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।
खासकर गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने आशा का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उन्होंने आगे के रास्ते को लेकर एक भविष्यवादी नजरिया पेश किया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो सुर्खियों में रही पिछले 2-3 दिनों में, और वो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीवी रमन्ना का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहे हैं, इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। चीफ जस्टिस ने ये बात क्यों कही है, आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। शाम 7:57 पर मीडिया ट्रायल नाइंसाफी है। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। एक बार फिर लौटकर आते हैं देश की राजनीतिक खबरों पर, जहां पर आज संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ और सदन चल नहीं पाया। वहीं हंगामे की वजह से आज कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। संसद का पूरा हाल जानने के लिए अब हम चलेंगे हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, चलिए, इस वक्त लक्ष्मण हमारे साथ नहीं है, लेकिन संसद की ये कार्रवाई जिसमें आज भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष की मांग थी कि आज के आज ही एक अधिनियम के तहत, एक नियम के तहत चर्चा की जाए महंगाई पर, लेकिन सरकार उसके लिए राजी नहीं थी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वो देश में महंगाई कंट्रोल में है और विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। भारत में जो कांग्रेस और यूपीए के जमाने में डबल डिजिट इन्फ्लेशन का आदत पड़ गई थी, उसके सामने भारत में तो 4-5-6% महंगाई लगभग एवरेज रही है। हाल के दिनों में इतनी बड़ी विश्व में समस्याओं के बावजूद भी हमारी महंगाई 7% के आसपास है, जो विदेशों के निस्बत बहुत कम है, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार ने, हमारी कई राज्य सरकारों ने बहुत प्रभावी रूप से महंगाई को रोका है। तो आज भी संसद के दोनों सदन चल नहीं पाए और हंगामे की भेंट चढ़े। चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज दायरे में कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 306 पॉइंट गिरकर 55,766 पर, निफ्टी 88 पॉइंट गिरकर 16,631 पर बंद हुआ है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज हल्की गिरावट रही। सबसे ज्यादा खरीदारी आज मेटल, आईटी और पीएसयू शेयरों में देखने को मिली। मार्केट का हाल थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, बताइए मार्केट में आज कहां तेजी और कहां गिरावट रही? एक बड़े इवेंट के बाद मार्केट आज खुल रहा था, जिसमें रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के नंबर्स का रिएक्शन आज मार्केट ने दिखाना था, तो उसके लिहाज से आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील शुमार रहा, 2.5% की बढ़त, इंडस्ट्रियल 2% ऊपर, कोल इंडिया करीब 2% ऊपर और हिंडाल्को रफली 1.5% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में नेस्ले 1.5% नीचे, मारुति करीब 2.5% नीचे, श्री सीमेंट 0.5% नीचे और बजाज फिनसर्व रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के टॉप गेनर्स की बात की तो नवीन फ्लोरीन शानदार तेजी नंबर्स के बाद 11% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.5% ऊपर, इंडियन होटल 3.5% ऊपर और जीएसपीएल करीब 2.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में जीएसपीएल, ऑयल इंडिया, पीबी फिनटेक और आईडीबीआई, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर करीब 4 से लेकर 4.5-5% तक की बिकवाली आज देखने को मिली। मेटल में आज टाटा स्टील लीड कर रहा था, जीएसपीएल करीब 3% ऊपर था, एपीएल अपोलो 2% ऊपर था और अदानी इंटरप्राइज जो कि सेक्टर में शुमार है करीब 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आईटी में से आज लीड कर रहे थे एम्फेसिस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक और विप्रो, करीब आधा से 2% तक का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक वोलेटाइल सेशन, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो थी वो मार्केट में जरूर देखने को मिल रही थी। शुक्रिया सुमित। तो यह था आज के बाजार का हाल। यूक्रेन संकट के कारण मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई छोड़ देश वतन लौटे भारतीय छात्र अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान पर धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें देश के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाए। इन छात्रों से बात की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। यूक्रेन संकट को शुरू हुए लगभग 6 महीने होने वाले हैं। युद्ध के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने वहां फंसे भारतीय छात्रों को जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे थे उन्हें रेस्क्यू किया। अगर आप यहां देखें, युद्ध के पहले जो स्थिति ये मेडिकल कॉलेज था, यूक्रेन फेमस है, खार्किव मेडिकल कॉलेज का एक दृश्य है। युद्ध के बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई और नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार को उन तमाम छात्रों को वापस बुलाना पड़ा जो कि वहाँ फंसे हुए थे। लेकिन
अब इन छात्रों के सामने एक अलग तरह का संकट आ गया है। संकट ये है कि अब इनका करियर जो है वो अनिश्चितता में फंस चुका है। क्या किसी तरह का कोई एश्योरेंस दिया गया था कि जब आप आएंगे तो आपको कोई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया जाएगा? जी सर, जैसे कि हम पोलैंड बॉर्डर से आए थे तो हमारे वहाँ पे जो मंत्री गए थे वो जनरल वीके सिंह गए थे, तो उन्होंने बताया कि जो है मोदी जी आपको सुरक्षित जो है यहाँ से ले जा रहे हैं और आपका जो सपना था डॉक्टर बनने का वो भी बर्बाद नहीं होगा और वो भी सिक्योर होगा। लेकिन अब 4 महीने हो गए, 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए, लगभग 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक अभी सरकार अभी तक कुछ भी नहीं की है कि आपका क्या होगा नहीं होगा। बस ऐसे बोल रहे हैं कि आपके लिए काम चल रहा है, काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है वो तो हमें पता है कि क्या चल रहा है। भारत सरकार है वो हमें यहाँ पे पढ़ने की जगह दे दें ताकि हम जो अपनी डिग्री है वो पूरी कर सकें। अब यहाँ पे अगर सीट देने की बात है, अगर हमारे एनएमसी सोचते हैं कि जो एजुकेशन जो क्वालिटी है वो यहाँ पे एफएमजी को एडमिशन देने से ख़राब होगी, तो हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जगह मांग रहे हैं ताकि हम अपनी डिग्री पूरी कर सकें और डिग्री पूरी होने के बाद वो हमारा जिस तरह से एफएमजी लेती है वो ले ले हमारा, हमें देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो मेडिकल लाइसेंस उसके बाद दें, लेकिन एटलीस्ट हमें जगह प्रोवाइड करें ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े, बाहर दोबारा ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। ये बताइए आपका कितना खर्च हुआ जब आप वहाँ पे पढ़ाई करने गए? किस ईयर में थे आप और कितना खर्च हुआ अब तक? जो यूक्रेन की पूरी पढ़ाई थी वो कितना खर्च हो पाया इस ईयर में? सर मैं 3rd ईयर में था यूक्रेन में और फर्स्ट ईयर में 10 से 12 लाख लगते हैं, फिर हर साल कम होते चले जाते हैं 5 से 6 लाख। तो मैं अभी 3rd ईयर कंप्लीट कर रहा हूँ तो मेरे लाखों रुपए लग चुके हैं। लगभग 20 लाख से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं सिर्फ फीस में, सिर्फ इसी के अंदर। और अभी जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें तो सब यही लोग हमारे रिलेटिव से लेके आया, सब लोग हमें यही बोलते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो चुका है क्योंकि वॉर के वजह से अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस आया? आप लोगों से कोई बातचीत की गई, कुछ बोला गया कि कुछ किया जाएगा? कहाँ कहाँ आपने बात रखी है अब तक? नहीं सर, हमारे सरकार की तरफ से हमारे लिए अभी कोई भी एश्योरेंस नहीं आया है। हम एनएमसी के बाहर भी खड़े हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, हमने वहाँ पर भी बात करी थी तो उन्होंने भी अभी तक हमें कुछ एश्योरेंस नहीं दिया है। अब यूक्रेन हम जा नहीं सकते और यहाँ पर हम फंस कर रह गए। करीब 12,000 छात्र वापस आए हैं वहाँ से। 12,000 छात्रों को कैसे एकोमोडेट करेगी सरकार? देखिए 12,000 छात्र मेडिकल स्टूडेंट्स है और इंडिया में कॉलेज है 606 मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इस हिसाब से देखें तो हम पर मेडिकल कॉलेज कम से कम 15 या 20 मेडिकल छात्र जाएंगे और पर ये तो 3 या 4। इसका मतलब हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना या कि नए टीचर्स को डालना है, बस हमें सीट्स चाहिए जो कि बहुत कम है। हर मेडिकल कॉलेज में अगर छात्र जाते हैं तो हम आराम से अपना पढ़ाई ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हम खुद को प्रूव करने के लिए एफएमजी या फिर नेक्स्ट एग्जाम देंगे और फिर इंडिया में प्रैक्टिस करेंगे और आगे जाके लोगों को सेवा करेंगे। यस सर, नो अदर ऑप्शन, जाना ही पड़ेगा। मैं युद्ध के बीच में भी जाएंगे? युद्ध के बीच में ही जाना पड़ेगा सर, बिकॉज सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। अगर हम 1 महीने की भी एब्सेंट ले लेते तो हम एक्सपेल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी से। 3 साल 4 साल हमारा वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, फिर हमें जाना ही पड़ेगा सर वॉर की कंडीशन में भी। तो लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं इन छात्रों के पास, लेकिन उसके बाद जो भी इनके पास ना तो डिग्री है और ना ही भविष्य को लेकर कोई एश्योरेंस सरकार की तरफ से अभी मिला है। इन छात्रों का कहना है कि अगर जो है इन्हें सरकार यहाँ भारतीय कॉलेजेस में एकोमोडेट नहीं करने की परमिशन देती है तो फिर ये धरने पे या तो बैठे रहेंगे और साथ ही जब बहुत जल्दी ये वापस यूक्रेन जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल की, जहां पर स्कूल नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को इलाज के लिए एम्स भुवनेश्वर शिफ्ट किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें एम्स में शिफ्ट करने और उनके इलाज की रिपोर्ट ईडी को देने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी को स्कूलों में नियुक्ति में घोटाले के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी उनकी सहयोगी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के पास से 21 करोड़ कैश, ज्वेलरी और विदेशी मुद्रा बरामद होने की बात की गई है। अर्पिता के पास से 22 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं। अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवसेना पार्टी के सिंबल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में है। दरअसल चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग शिवसेना ने की है। शिवसेना का कहना है कि जब तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं आता है तब तक इस पर कोई कार्रवाई आगे ना हो। दरअसल चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुट को शिवसेना में बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीवी रमन्ना ने कहा है कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहे हैं, इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। चीफ जस्टिस ने यह बात क्यों कही, आज आवाज अड्डा पर इसी पर करेंगे बड़ी बहस। शाम को 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।
सरकार टेलीकॉम सेक्टर में नए रिफॉर्म करने की तैयारी कर रही है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम सेक्टर में किए जाने वाले सुधारों पर कंसल्टेशन पेपर जारी करके सभी पक्षों की राय मांगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, टेलीकॉम सेक्टर में सुधारों पर क्या राय मांगी गई है? देखिए, देश जल्दी 5G सर्विसेज की तैयारी जो है वो कर रहा है, लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करने वाले कानून है वो काफी पुराने हैं। तो सरकार ये चाहते हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ इन कानूनों को जो है बदला जाए, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों को काफी आसानी हो। तो दूरसंचार विभाग ने इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जो है जारी किया है और सभी पक्षों से इसके ऊपर राय जो है मांगी गई है। 5 से 6 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, अगर ये सुलझ जाते हैं तो टेलीकॉम कंपनियों को काफी आसानी जो होगी। सबसे पहले तो सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगती है उसको किस तरह से कम जो है वो किया जाए। दूसरा, मर्जर एंड एक्विजिशन को किस तरह से बढ़ावा जो है वो दिया जाए। तीसरा, सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनी है वो खुद को आसानी से इंसॉल्वेंसी के अंदर जो है वो लेकर के आए। चौथा, राइट ऑफ वे टेलीकॉम कंपनियों को किस तरह से मिले जिससे कंपनियां अपना केबल जो है वो आसानी से बिछा सके। साथ से यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड का किस तरह से इस्तेमाल जो है वो किया जाए। और फाइनली सरकार ये चाहती है कि जो स्पेक्ट्रम है उसका किस तरह से एफिशिएंटली इस्तेमाल जो किया जाए। तो इन सब मुद्दों के ऊपर सरकार ने जो कंपनियां हैं या स्टेक होल्डर्स है सबसे 25 अगस्त तक राय जो मांगी है। तो 5G सर्विसेज की शुरुआत से पहले सरकार जो है इनको लेकर के नए कानून जो है लाकर लेकर के आ सकती है, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों को आने वाले टाइम में काफी फायदा जो है वो पहुंचेगा। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त देश में मंकी पॉक्स के 4 मरीज हो चुके हैं। 5वां संदिग्ध अब तेलंगाना में निकलने की बात की जा रही है। तो कितना घातक है मंकी पॉक्स, क्या है इसके लक्षण और आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय हैं, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि अब इसे लेकर देश में अलर्ट मोड ऑन हो गया है। मंकी पॉक्स, सावधानी है जरूरी। 5:57 आज का कंज्यूमर अड्डा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात होगी 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। नमस्कार।